Hello everyone. Today we will see one of the topics of science and technology. एनर्जी वाला टॉपिक हम लोग पहले किए थे. आज हम लोग एक स्पेस पोर्शन जो है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस में उसको हम लोग करेंगे. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा जो सिलेबस है उसमें सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में है, स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है. बट एक लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम भी हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है. हाँ, एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है. तो आज हम लोग सिर्फ सैटेलाइट प्रोग्राम जो है उसके बारे में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम है उसके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले हमारा जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो कैसे शुरू हुआ उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. तो 1962 में इनकॉस्पार इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का स्थापना हुआ था. डॉक्टर होमी भाभा जो थे इसके क्रिएशन में उनका बहुत बड़ा योगदान था. हालांकि हमारा स्पेस प्रोग्राम का शुरुआत 1961 में ही हो गया था. 1961 में ही हमारा स्पेस प्रोग्राम का शुरुआत हो गया था, लेकिन उस वक्त हमारा स्पेस प्रोग्राम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता था. तो इसलिए सेपरेटली अगर देखा जाए तो हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो 1962 में स्टार्ट हुआ है, इसलिए 1962 याद रखेंगे. फिर हमारा जो सेम ईयर इनकॉस्पार ही डिसीजन लिया कि एक TERLS थुम्बा एक जगह है वहाँ पर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का वर्क स्टार्ट किया जाएगा. तो ये दो इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि 1962 में हुआ, तो इन दोनों को याद रखेंगे. उसके बाद 1969 में जो इस इनकॉस्पार अभी देखे हम लोग वही इसरो जो है उसका सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया. फिर 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्पेस कमीशन का गठन किया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन किया. तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और स्पेस कमीशन 1972, इसरो 1969, ये 3 ईयर भी याद रखना है. देन स्पेस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो, आखिर इन तीनों का ब्रॉडली काम क्या है. तो जो हमारा स्पेस कमीशन है ब्रॉड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि कौन सा डायरेक्शन में हमारा स्पेस प्रोग्राम को ले जाना है वो स्पेस कमीशन डिसाइड करता है. स्पेस कमीशन जो भी डिसाइड करता है उसको DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है. तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करता है, वो उसको अलग अलग एजेंसीज के थ्रू इम्प्लीमेंट करता है. उन्हीं में से एक एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी और भी एजेंसीज हैं जैसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद में है, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि शिलोंग मेघालय में है. इसी तरह का बहुत सारा लेबोरेटरी है. और एक यहाँ पर नोट करने वाला बात यह है कि जो इसरो के चेयरमैन है हमारे अभी जो प्रेजेंटली के सिवन सर है वही चेयरमैन है स्पेस कमीशन के भी, और वही जो है वो सेक्रेटरी भी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के. तो इतना इंफॉर्मेशन एज इंट्रोडक्शन काफ़ी है. अब हम लोग देखेंगे जो हमारा आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि आखिर ये इसरो का सैटेलाइट प्रोग्राम है क्या. तो देखिए इसरो जो है अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहता है. जैसे उन्हीं में से एक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट. तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि टेली कम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर वार्निंग और वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इनसेट सीरीज का जो मैक्सिमम सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही होता है. हम कह रहे हैं मैक्सिमम सैटेलाइट, सारा नहीं, लेकिन हाँ इनसेट का मैक्सिमम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही होता है. उसके बाद GSAT सीरीज का जो सैटेलाइट्स है वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट में ही आता है. अगर लेटेस्ट लॉन्च का बात करें, मोस्ट रिसेंट अगर आपको एग्जाम्पल जानना है तो वो है GSAT 30. इसको इसी ईयर जो है जनवरी में फ्रेंच गियाना जो कि साउथ अमेरिका में है वहाँ से लॉन्च किया गया था एरियाने 5 रॉकेट से. इसको हम लोग अपने कंट्री में क्यों नहीं लॉन्च किया, हमारे पास भी रॉकेट है. तो वो इसका ये रीज़न है कि हमारे पास जो रॉकेट है वो उसका पावर उतना नहीं है कि वो इतना हेवी सैटेलाइट को लॉन्च कर सके. जो GSAT सीरीज का सैटेलाइट होता है
या इनसैट सीरीज का जो सैटेलाइट होता है ये सब काफ़ी हेवी होता है। तो हमारा जो करंट रॉकेट लॉन्चिंग कैपेसिटी है उसका क्या वेट पैरामीटर है, कितना वो पेलोड ले जा सकता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम देखेंगे। तो उसमें हम लोग रॉकेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन रॉकेट्स है इसरो का करेंटली सर्विस में और उसका कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो ये हो गया सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट जो इसरो लॉन्च करता है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसी को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट जैसा काम में लाया जाता है इन सैटेलाइट्स को। ये सब नाम से ही इससे पता चल रहा है कि ये ऑब्जर्व करते हैं एक पार्टिकुलर एरिया को। ये सैटेलाइट्स मैक्सिमम जो है एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर से सेम टाइम ऑफ द डे में गुजरते हैं और वहाँ का पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है एग्रीकल्चरल फील्ड में, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, या सी लेवल राइज, या नदी वगैरह का जो वाटर लेवल होता है वो सब चीज़ इससे पता चलता है। तो ये होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स याद रखेंगे, रिसोर्स सेट, कार्टोसेट, रीसेट, ये सब जो है मेगाट्रॉपिक्स, इनसेट 3D, देखिए यहाँ भी एक इनसेट है। तो यहाँ हालांकि इनसेट सीरीज कम रहेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में, बट है एक दो एक्सेप्शंस। तो ये हो गया। लेटेस्ट लॉन्च क्या है, रीसेट 2BR1, ये PSLV C48 जो हमारा सैटेलाइट है, ये हमारा इंडिजिनस सैटेलाइट है, इसी से लॉन्च किया गया था। तो रीसेट 2BR1 एक लेटेस्ट एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट, हम लोग सभी नेविगेशन सैटेलाइट्स का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, GPS जो हमारे फ़ोन में होता है। तो नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो बेसिकली पता करने के लिए होता है कि कौन सा हमारा जो टारगेट है वो कहाँ पर है, रास्ता, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, ये सब पर्पस के लिए, कॉमन यूजर्स के लिए। सिविल एविएशन में यूज होता है, हमारा जो एयरक्राफ्ट वगैरह है वो यूज़ करता है नेविगेशन सैटेलाइट को। फिर कई तरह का कॉमर्शियल पर्पस है, जैसे कि हम लोग के फ़ोन में जो होता है वो, और स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन भी है, जैसे कि मिसाइल लॉन्च करना है, मिलिट्री, एयरफोर्स वगैरह के स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए भी नेविगेशन सैटेलाइट का यूज़ होता है। तो अभी जो हम नेविगेशन सैटेलाइट यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं GPS। GPS हमारा अपना सैटेलाइट नहीं है, GPS अमेरिकन सैटेलाइट है। अमेरिकन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो इंडिजिनस सैटेलाइट है वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है फुल्ली, उसको हम IRNSS कहते हैं, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसी का दूसरा नाम नेविक भी है, जिसको नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, नाविक, जैसा कि आप ये हिंदी वर्ड है तो उसी के नाम पर रखा गया है सैटेलाइट का नाम। ठीक है, दिस इज एन इंडियन अल्टरनेटिव टू अमेरिकन GPS। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कंट्रीज़ के बीच रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं या कुछ वैसी बात हो जाती है तो हो सकता है मे बी कि कल को जो GPS सर्विस हमको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कल को ना प्रोवाइड करें। तो इसीलिए ये ज़रूरी था कि हम लोग अपना एक GPS का अल्टरनेटिव डेवलप करें। तो इसका नाम हम लोग जो है IRNSS या नाविक रखे हैं। जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो हम GPS पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तब हमारे मोबाइल में नाविक एप्लीकेशन होगा या IRNSS एप्लीकेशन होगा। ठीक है, एक करेंटली जो यूज़ में हमारे यहाँ है वो है गगन। गगन कोई इंडिविजुअल नेविगेशन सैटेलाइट इंडिपेंडेंट नहीं है। ये क्या करता है, जो GPS का जो रिजोल्यूशन है ये बस उसको बेहतर बनाता है। देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, यानी कि ये GPS को एड करने के लिए है, बस उसको थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने के लिए है, क्योंकि GPS मोस्टली अमेरिकन पर्पस के लिए बनाया गया था। तो इंडियन मेन लैंड पे जो हमारा एयरक्राफ्ट वगैरह है वो सबको वो उतना एक्यूरेटली सर्व नहीं कर पाता है। तो उसी के लिए हम लोग गगन एक सिस्टम लॉन्च किए हैं जो कि GPS को ऐड करता है। इसको इसरो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि लॉन्च किया है, ये दोनों मिलकर। ठीक है ना, इसका सिविल एविएशन और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। तो गगन जो है वो ऑपरेशनल है, वो GPS को ऐड करने के लिए है। IRNS अभी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स। एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट बेसिकली स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए होता है, प्लैनेट्स को, सन को, मून को, आउटर स्पेस। तो ये बेसिकली इमीडिएटली नियर फ्यूचर में इनका ज़्यादा यूज़ नहीं दिखता है, लेकिन हाँ फ्यूचर में हो सकता है इसका कई सारा एप्लीकेशंस हो। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है वो है एस्ट्रोसेट, MOM, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान भी हम बोलते हैं। उसके अलावा चंद्रयान 1 और 2 लास्ट ईयर का ही प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। चंद्रयान 2 आदित्य L1 ये सन की तरफ भेजा जाएगा, और एक मंगलयान जो कि ऑलरेडी भेजा जा चुका है मार्स की तरफ। तो ये तो 2-3 मिशन है, इसको हम लोग डिटेल में भी देख लेंगे एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि इससे एक स्टैंड अलोन इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब रिसेंट है, करंट अफेयर्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स। तो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स मीन्स जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है तो वो स्मॉल सैटेलाइट के रूप में उसको लॉन्च करता है कि टेस्ट पर्पस के लिए। ठीक है, तो वो सब सैटेलाइट्स होता है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स। उसी तरह एकेडमिक सैटेलाइट्स भी होता है, कई सारा यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि IIT या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सब अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए या फिर साइंटिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है उनका सैटेलाइट। छोटे सैटेलाइट्स होते हैं वो, इसरो के हेल्प से वो लोग भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, तो उसको हम लोग एकेडमिक सैटेलाइट्स बोलते हैं। ओके, तो ये था इसरो का जो सैटेलाइट प्रोग्राम है उसके बारे में। ये जो हम लोग देखे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, एकेडमिक सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और नेविगेशन सैटेलाइट, एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, ये सब। तो कोई भी क्वेश्चन आता है स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड और सैटेलाइट से रिलेटेड तो इतना स्टफ काफ़ी होगा उसका आंसर करने के लिए। लॉन्च व्हीकल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इसरो के पास क्या क्या लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।